गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सब बात करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। आज हम सब बात करने वाले हैं 1 न्यूटन फोर्स के बारे में, हाउ वी कैन फील फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले हम सब बात करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, इसे प्रैक्टिकली कैसे एक्सपीरियंस किया जाए, उसको सबसे लास्ट में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम सब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट देखते हैं और इस स्टेटमेंट के साथ हम सब इसका कुछ प्रूफ्स देखेंगे, कुछ रिलेशन हम सब देखेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम सबको क्या मिलता है, क्या इंपॉर्टेंस है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, है ना। तो इसका स्टेटमेंट हम सब सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। स्टेटमेंट क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का? रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to applied external अनबैलेंस्ड फोर्स। बहुत अच्छे से समझ लेना है बच्चे इस बात को, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एंड इट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये कहना क्या चाह रहा है उसके लिए हम सब एक एग्जाम्पल लेंगे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि इतना बड़ा जो स्टेटमेंट दिख रहा है उसका मीनिंग कितना छोटा हो सकता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो आपको पहले पिछले वीडियो में बताया जा चुका है मोमेंटम के बारे में। आप उस वीडियोस को, और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं इस चैप्टर में, उसको आप प्लेलिस्ट पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं ना। लास्ट वीडियो में जो आपको बताया गया था वो चेंज इन मोमेंटम के बारे में बताया गया था, मोमेंटम के बारे में बताया गया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बताया गया था। ठीक है, आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहिए। कुछ लोग लिखते हैं अप्लाइड फोर्स, है ना। कैसा फोर्स? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। एंड इट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन से डायरेक्शन में? जिधर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में। तो ये कहना क्या चाह रहा है, इस स्टेटमेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये है चेंज इन मोमेंटम। और जब भी रेट बोला जाए तो डिनोमिनेटर में टाइम होता है ना, टाइम टेकन। तो इतना जो लंबा है स्टेटमेंट, उसका ये छोटा सा स्टेटमेंट भी आप याद कर सकते हैं। फोर्स कैसा फोर्स है? अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन हो जाता है रेट। ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। कौन से डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये कैसे होगा, इसके लिए हम सब कंसिडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट, है ना। लेट अस कंसिडर यहां से हम सब शुरू करते हैं। लेट अस कंसिडर an object of mass m। ठीक है। moving with initial velocity u। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m,
इसका अभी वेलोसिटी है u, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, अभी इस पर मोमेंटम हो जाएगा, मोमेंटम क्या बताया गया है, मास टाइम्स वेलोसिटी mu। और क्योंकि ये वेलोसिटी कैसा वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी, सो मोमेंटम कैसा मोमेंटम हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम है ना। सो ये मोमेंटम कैसा मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम। अब क्या किया आपने, एक फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा दिया है ना, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया आपने, तो ये ऑब्जेक्ट का मास तो m ही रहेगा, पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अब इसका वेलोसिटी v हो जाएगा, ठीक है। v कैसा वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी हो गया v, कैसा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। कब हुआ, जब आपने फोर्स लगाया। तो जब फोर्स आप लगाया, तो जब आपने फोर्स लगाया तो u वेलोसिटी से v वेलोसिटी होने में कुछ टाइम लगा होगा, है ना, कुछ टाइम लगा होगा, यहां से यहां होने में कुछ टाइम लगा होगा, उस टाइम का नाम मान लेते हैं t है, t सेकेंड, ठीक है। तब इस केस में यहां पर मोमेंटम क्या हो जाएगा, अभी जो मोमेंटम होगा वो कैसा मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम कैसे लिखे जाएगा, m टाइम्स v, है ना, इनिशियल मोमेंटम तो मास टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी mu, फाइनल मोमेंटम मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी m टाइम्स v, ठीक है। और टाइम लग गया t सेकेंड। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में इन सब क्वांटिटी को भर देना है। यहां क्या बोला गया है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको आपको बताया गया, रेट जब भी बोला जाएगा, रेट जब भी बोला जाएगा तो रेट का मतलब होता है डिनोमिनेटर में टाइम, है ना, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है। सो ये है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, और क्या रेट है, तो ये हो जाएगा टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन। अब चेंज इन मोमेंटम आपको पिछला वीडियो में बताया गया था कैसे निकालना है। चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए क्या करना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। सो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, और डिनोमिनेटर में तो टाइम टेकन तो है ही, टाइम टेकन। अब हम सब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सो फोर्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम एम भी माइनस इनिशियल मोमेंटम एम यू अपॉन टाइम टेकन, कितना कंसिडर किया गया है, टी, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेटमेंट जो आपने सेकेंड लॉ में बताया, ऊपर बताया उसका। अब इससे भी हम सब आगे चलेंगे। इसको क्या लिख सकते थे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होता है, पहले भी आपको बताया जा चुका है ना। यहां आप m कॉमन करते तो ये हो जाता v माइनस यू अपॉन टी, और आपको पता है v माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो अब हम सब इधर कुछ थोड़ा सा मिटा देते हैं, आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा, इसको आपको समझते चलना है, लिख कर प्रैक्टिस करना है। सो अब क्या हो जाएगा, सिंस एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ क्या होता है, वेलोसिटी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फिर से वही, चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और रेट बोल दिया मतलब टाइम, है ना। और एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो a आपका होता है v माइनस यू अपॉन टी। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा अब, ठीक है, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स
इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपको मिल गया। यहां से सेकेंड लॉ का एक दूसरा स्टेटमेंट निकलता है ना, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, है ना। या फिर सिंपल आप लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, कैसा फोर्स है ये सब कैसा फोर्स है? अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, है ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सेकेंड लॉ का दूसरा डेफिनेशन है, सेकेंड लॉ का दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये था यहां पर, दूसरा स्टेटमेंट ये है। इस चीज को आपको याद रखना है। सेकेंड लॉ का दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सेकेंड लॉ का दूसरा स्टेटमेंट है, अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, है ना। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट। अब हम सबको क्या करना है? इसको एक इक्वेशन के फॉर्मेट में बदलना है, इक्वेशन के फॉर्मेट में। तो फोर्स को जनरली हम लोग F से डिनोट करते हैं, आपको पता है, फोर्स को F से डिनोट करते हैं, और ये प्रोपोर्शनल का साइन है M इंटू ए। अभी तक आपको पता है इतना। अब आपको क्या करना है? इसको इक्वेशन में बदलना है। सो इक्वेशन में बदलना है तो आप क्या करेंगे? इस पर एक कांस्टेंट पुट करेंगे। ठीक है, इक्वल कर दिए, आप एक कांस्टेंट k लगा दिए, ma। k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहां पर आपको बताना है k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी। और ये करता क्या है? ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या किया? प्रोपोर्शनल से इक्वल में बदल दिया, है ना। SI यूनिट में इसका वैल्यू 1 लेना है हम सबको, SI यूनिट में। ठीक है, सो अगर k का वैल्यू 1 लेंगे तो F का वैल्यू हम सबको मिल जाएगा ma। सो सेकेंड लॉ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का जन्म होता है, जिसका नाम है F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, है ना। यहां पर हम सबको फोर्स को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला पता चलता है। ठीक है, सो यहां सेकेंड लॉ से क्या क्या मिलता है? सेकेंड लॉ से क्या क्या मिलता है हम सबको? पहला रिलेशन बिटवीन, पहला हम सबको मिला है रिलेशन बिटवीन, क्या रिलेशन? फोर्स एंड एक्सेलरेशन, है ना। क्या मिला है? फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन मिला है। देखिए, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन मिला है। ठीक है, डायरेक्टली होते हैं, और जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, या तो लीनियर में पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव आगे के लिए तो नेगेटिव पीछे के लिए, ये आपको पता है। ठीक है, दूसरा जो है, वी गेट अ फॉर्मूला टू मेजर फोर्स फ्रॉम द सेकेंड लॉ, है ना। वी गेट अ फॉर्मूला और रिलेशन, फॉर्मूला और रिलेशन टू मेजर फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंस है सेकेंड लॉ का, टू मेजर फोर्स। फोर्स को मेजर करने के लिए हम सबको एक फॉर्मूला मिला। क्या फॉर्मूला? उस ऑब्जेक्ट का मास और उसमें एक्सेलरेशन, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स होगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिससे क्या मिलता है हम सबको? मास, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन मिलता है, और क्या मिलता है? फोर्स को मेजर करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पर इस बात को याद रखना है कि F इज इक्वल्स टू ma जो है,
उसमें A पॉजिटिव है और F भी पॉजिटिव, तो इस इक्वेशन का अभी का मतलब है फोर्स उधर ही लग रहा है जिधर एक्सेलरेशन है ना। सो लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर सेम, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। इसीलिए तो कहा गया था, एंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एंड एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो सारा काम जो हो रहा है यहाँ फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। जिधर एक्सेलरेशन किधर एक्सेलरेशन हो रहा है, ऐसे हम सब ने अभी बताया था, कोई ऑब्जेक्ट मास है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट का मास m है, उसका वेलोसिटी u है, इसको आपने एक फोर्स दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, मास तो m ही रहेगा, अब वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा v। तो फोर्स भी इधर लग रहा है, फोर्स भी इधर लग रहा है और एक्सेलरेशन भी उधर ही हो रहा है, ठीक है, और मोमेंटम का भी डायरेक्शन उधर ही है, तीनों चीज का डायरेक्शन उधर ही है, एक ही डायरेक्शन में है। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। हालांकि सिंबल अगर नेगेटिव हो जाएंगे, यहां पर अगर ये नेगेटिव हो जाता, ठीक है, -ma, तो इसका मतलब मास तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्या होता, a नेगेटिव हुआ होगा, और a अगर नेगेटिव हो गया तो फोर्स और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होगा। अब यहां सवाल उठता है कि 1 न्यूटन फोर्स हम सब कैसे उसको फील करेंगे। तो सबसे पहले 1 न्यूटन फोर्स को हम सब डिफाइन करेंगे। इसमें 1 न्यूटन फोर्स है क्या, है ना। सो फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन, उस इक्वेशन का हेल्प से हम सब इसको डिफाइन करेंगे। फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन ओनली व्हेन, यहां देखिए F इज इक्वल टू ma है, 1 न्यूटन हो जाएगा फोर्स कब, जब मास 1 kg हो और एक्सेलरेशन कितना हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो सिंपल सी बात है ना। फोर्स ऑन ए बॉडी is said to be 1 Newton only when it produces acceleration of 1 meter per second square to unit mass of the body, है ना। Force on a body, force is said to be 1 Newton when acceleration of 1 meter per second square is produced on a body of mass 1 kg after applying the force, फोर्स लगने के बाद अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट 1 kg का ऑब्जेक्ट उसमें एक्सेलरेशन कितना आ जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए, तो इस पर हम लोग मानेंगे फोर्स कितना लग रहा है 1 न्यूटन लग रहा है ना। न्यूटन, अगर आपको न्यूटन लिखना होता तो आप न्यूटन ऐसे लिखते, है ना, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम अगर यूनिट में हो तो पहला लेटर स्मॉल होता है, आपको पता है ना। मिस्टर न्यूटन अगर बोला जाता तो ये कैपिटल N हो जाता, पर डिनोट हम सब कैपिटल N से ही करते हैं। अब यहां सवाल उठता है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, प्रैक्टिकली 1 न्यूटन फोर्स को आप एक्सपीरियंस कैसे करेंगे, ये सवाल उठता है। 1 न्यूटन फोर्स जब आपको पता नहीं रहेगा तो आप 5 न्यूटन 10 न्यूटन कैसे फील कर सकते हैं। तो 1 न्यूटन को कैसे फील करना है उसका एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। क्या करना है, 100 ग्राम का कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर आप खड़े हो जाइए, है ना। 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट लेकर अपने हाथ पर खड़े हो जाइए। जितना फोर्स डाउनवर्ड आप फील कर रहे हैं नीचे की ओर वही आपका होता है 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, ठीक है, वही होता है 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। ऐसा हुआ कैसे, तो उसके लिए हम सब एक छोटा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। ये तो थ्योरेटिकली हो गया 1 न्यूटन, प्रैक्टिकली 1 न्यूटन को आपको अगर फील करना है तो आप क्या करेंगे, अभी आपको बताया गया F इज इक्वल्स टू ma। ये 1 न्यूटन तब होगा जब मास हम क्या लेंगे 100 ग्राम लेंगे, तो 100 ग्राम क्या हो जाएगा 1/10 kg,
100 ग्राम को क्या लिख सकते थे, 100 ग्राम को लिख सकते थे 1/10 kg लिख सकते थे ना। और एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, तब अर्थ का जो ग्रेविटी मिलेगा, जिसको हम सब जी से डिनोट करते हैं, वो मिलता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम सब अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं, ठीक है ना, 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कैंसिल होके आपको 1 न्यूटन, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1 आंसर आ जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 क्या हो जाता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 आप यहाँ भी रख सकते थे, पर अगर यूनिट आप नहीं भी रखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है ना। सो यहाँ आपको मिल गया, ये पता चल गया कि 1 न्यूटन फोर्स आप फील कर सकते हैं किसी भी 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट, 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट लेकर खड़े हो जाइए, और डाउनवर्ड जितना फोर्स फील होता है नीचे अर्थ की ओर, वही 1 न्यूटन का फोर्स आपके हाथ के ऊपर लग रहा होता है, ठीक है, आपके हाथ पर लग रहा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप मेरे FB पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भी वीडियोस जो अपलोड किए गए हैं उनका प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।